बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। और दुआ यही है, उम्मीद यही है और यकीन हमेशा की तरह यही है कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को ढेरों, मैं कहती हूँ करोड़ों करोड़ों इन्फिनिटी खुशियां दें। और ये जो खुशियां होती हैं, जितना होता है कहते हैं कि बांटने से बढ़ती हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी खुशियों में हम भी शरीक हों और आप भी हमारी खुशियों में शरीक हों। और आज सुपर एक्साइटमेंट और सुपर हाइपरनेस इसलिए जरा ज्यादा, वैसे कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इसलिए भी है कि द वेदर इज सो ब्यूटीफुल इन इस्लामाबाद। कल रात से इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। एक तो वैसी रमजान का एक कितना खूबसूरत बाबरकत महीना है जिसमें ऑटोमेटिकली इतनी रौनकें आ जाती हैं, खासतौर पे अफ्तारी के वक्त जब तमाम फैमिली बैठ के अफ्तारी इकट्ठे करती है, सहरी भी करती है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट जब मौसम इतना खूबसूरत हो जाए तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि क्या कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं और आपका दिल का मौसम जो है वो कितना अच्छा हो जाता है। बहरहाल जी, आपके आई होप एंड आई एम श्योर कि शहर का मौसम भी बहुत अच्छा होगा। अभी फिलहाल ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही है एंड इट्स ब्यूटिफुल, एक्सलेंट एंड मैं कहती हूँ प्लेजेंट आउटसाइड। बहरहाल जी, सैटरडे का रोज है और सैटरडे के दिन आपको मालूम है टॉपिक होता है, अगेन बात यही होती है कि कुछ ना कुछ ऐसे मौजूआत को अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए जो महज सिर्फ डिस्कशन हम 2 घंटे करके वाइंड अप करके बैठ ना जाए, बल्कि मिल बैठकर कुछ मसाइल का हल निकालें ताकि हम माशरे की बेहतरी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव तब्दीली और कंट्रीब्यूशन ला सकें। आज का जो टॉपिक है आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली, नाजरीन आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करें, हमारा मजहब जो है वो इतना खूबसूरत मजहब है। इट्स सच अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो एक इंसान को तरीका बता देता है जिंदगी गुजारने का। चाहे आप नमाज को देख लें, चाहे आप रोजे को देख लें, चाहे आप ज़कात की बात करें। ज़कात की सूरत के अंदर ख़ास तौर पे जब आप उन लोगों की जो मुस्तहिक है, जो शायद उस तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, एंजॉय भी क्या, जो बेसिक नेसेसिटीज़ को चेरिश नहीं कर पाते, उनकी जब आप मदद करते हैं तो यकीन जाने एक दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। जब बात आती है ज़कात की, हम बात करते हैं जब चैरिटी की। हमने देखा होगा कि आप बस स्टॉप्स पे आप जाते हैं या सिग्नल्स पे या मार्केट्स में आप जाते हैं तो आए दिन आपके पास मांगने के लिए मांगने वाले आते हैं, जिनको हम बेगर्स कहते हैं या आम जबान में कहते हैं यार ये तो फकीर है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैं इसको हमेशा डिस्करेज करती हूँ कि फकीर कभी भी नहीं कहना चाहिए, कोई फकीर नहीं होता। लेकिन जब हम उसको जो मांगने के लिए आता है 20 रुपया दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 5 रुपए दे देते हैं या 2 रुपए दे देते हैं, एक जमाने में तो 2-2 1-1 रुपए भी मैंने आजकल के लोगों को देते हुए देखा है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा आता है कि किस हद तक आप उस शख्स की जिंदगी में या किस हद तक वो शख्स जो है आपके 20 रुपए से अपनी जिंदगी को या उस दिन को सही तरीके से गुजार सकेगा। अक्सर औकात होता ये है कि जब हम इस तरह की चैरिटी करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अगर मैं कहीं पे रुकी हूँ और कोई मांगने वाली बच्ची आई है या कोई औरत या बुजुर्ग आई है और मैंने अपनी तरफ से 50 रुपए दे दिए तो मैं समझती हूँ कि जी मैंने अपने हिस्से का कोटा जो है वो 50 रुपए दे के पूरा कर लिया है। हालांकि ये बात गलत है। जब हम इस तरह के पैसे देते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा मांगने वालों को प्रमोट कर रहे होते हैं, कि इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो ज्यादा मांगे, विच इज आई थिंक जिसको जितना हो सके डिस्करेज करना चाहिए। क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो महज इसको एक आप समझ लें एक शौक बना लेते हैं या एक हैबिट बना लेते हैं जिससे ये पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाते हैं। अक्सर औकात आपने माशरे के अंदर देखा है कि बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो मुस्तहिक लोगों की, जो यतीम बच्चों की या उन लोगों की जो अपने पैरों पे नहीं सही तरीके से खड़े हो पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनकी मदद के लिए फंडिंग की उनको ज़रूरत होती है। तो आज का सवाल ये है और आज का टॉपिक ये है कि किस हद तक मुझे आपको चैरिटी देनी चाहिए ताकि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन लोगों की मदद कर सकें और ये जो फंडिंग है हमारी तरफ से जो जाती है वो सही तरीके से चैनलाइज हो सके और मुस्तहिक फैमिलीज तक और मुस्तहिक अफराद तक पहुंचे ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीली ला सके। सवाल बहुत सिंपल सा है, आप लोग जवाब दे सकते हैं, आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं घर की बात की फैन पेज के ऊपर। 0519257448 इज द नंबर, आप हमें कॉल इन कर सकते हैं। अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, आप ये समझते हैं कि मांगने वालों को पैसे देने, आपको 2 घंटे में कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। आप 7886 पे हमें SMS भी कर सकते हैं। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अच्छा जीके भी जरूर टाइप कीजिएगा और अपना नाम और शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं, उनसे जरा हम बात करेंगे कि चैरिटी को किस हद तक चैनलाइज सही तरीके से किया जा सकता है। ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जीके भी।
07419257448 इज द नंबर। जीके भी टाइप करेंगे आप, एसएमएस करेंगे 7886 पे। हम बात कर रहे हैं कि हम चैरिटी को जो है, जो हम डोनेशंस देते हैं, जो चैरिटी हम देते हैं, उसको किस हद तक हम सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं ताकि वो मुस्तहिक लोगों तक एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस मिले। आप कॉल इन करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट, गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराती चलूं। असरार अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज अ सोशल साइंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अलीना इज देयर, रौनक कायनात वेलफेयर इनकी फाउंडेशन है। इनकी फाउंडेशन क्या कुछ काम कर रही है, इनसे खुद जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। इनके साथ तशरीफ रखते हैं बहुत ही प्यारे एंड मियां सदीक अकबर साहब। सदीक अकबर साहब है, सदीक अकबर साहब है? सिद्दीक अकबर। ये मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी लेकिन मैं फिर ऑन एयर गलत ना बोल जाऊं, इसलिए मैंने कहा थैंक यू सो मच। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, इसका नाम है जी अंजुमन फैजल इस्लाम। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए। तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, ईडी फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच, आपका भी। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जी बाबर मलिक साहब, जो कि मैनेजर सर्टिफिकेशन पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। ओके, सो ये इसको रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बल्कि आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू बाबर साहब। पाकिस्तान में किस हद तक चैरिटी दी जा रही है एट द मोमेंट, अगर देखा जाए तो? असल में इस बारे में हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं की गई। ठीक है। और कोई बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और आज से तकरीबन 10 साल पहले जॉन हॉपकिंस ने एक स्टडी की थी। ठीक है। जिसको आगा खान फाउंडेशन ने उसको फंड किया था। ठीक है। उसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 70 अरब रुपए की सालाना इंडिजिनस फिलैंथ्रोपी होती है। ओके। इंडिजिनस से मुराद ये है कि जो पाकिस्तानी लोग वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो है वो देते हैं। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद ये टेक्निकल लफ्ज है, फिलैंथ्रोपी होता क्या है, ये ताकि आम अल्फाज में समझा दे, लोगों को समझ आ जाए। जी, असल में फिलैंथ्रोपी का वर्ड और चैरिटी का वर्ड कमोबेश एक जैसे और इसको एक साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल फर्क ये है कि चैरिटी जो है वो हम अनऑर्गेनाइज्ड गिविंग को कहते हैं, जबकि फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइज्ड गिविंग को कहते हैं, जिसमें एहतियात बरती जाए और देने से पहले सोच समझ के सही जगह पे सही वक्त पे किया जाए। ठीक है। तो इसको फिलैंथ्रोपी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो पाकिस्तान में उस स्टडी के मुताबिक तकरीबन 70 अरब रुपए की फिलैंथ्रोपी होती है। चैरिटी होती है सालाना। ठीक है। और उस वक्त के जो डॉलर का रेट था, अगर उसके डॉलर के रेट में जब उसको कन्वर्ट किया गया तो तकरीबन ये 30 अरब डॉलर बनती थी। ओके। ये 1998 में ये स्टडी हुई थी। तो उस जमाने में ये फिर इस पे ये बहस शुरू हुई, अगर कि इस मुल्क में इंडिजिनसली 30 अरब रुपए की चैरिटी सालाना हो रही है तो इसका ग्राउंड के ऊपर आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आता। गुर्बत है तो बढ़ रही है, तालीम के मसाइल, हेल्थ के मसाइल बढ़ रहे हैं। तो उसी स्टडी में इसका जवाब भी मौजूद था। ठीक है। और वो ये जवाब मौजूद था कि ये जो फिलैंथ्रोपी चैरिटी होती है ये आमतौर पर अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके। और ये अफराद को दे दी जाती है। ओके। इदारों को नहीं दी जाती। ठीक है। और इदारों को देना जरा मुश्किल काम है। इदारों पे ट्रस्ट नहीं है ना, इस पे भी मैं आऊंगी कि इदारों पे ट्रस्ट नहीं आता। कहते हैं जी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो माजरत के साथ पैसे खा लेती हैं, हम क्यों दें पैसे, इससे बेहतर है कि हम सामने जो मुस्तहिक है उसको ना दे दे। मैं चाहूंगी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से उनसे बात करें। तारिक महमूद साहब, ईडी फाउंडेशन को आप रिप्रेजेंट करें। अगेन ईडी फाउंडेशन एक बड़ा जाना माना और एतबारी नाम है कि जब ईडी का कोई भी बंदा आएगा डोनेशन के लिए या चैरिटी के लिए तो लोग कहेंगे कि यार ईडी साहब का नाम सुन के कि यार ये पैसे सही जगह पे ही जाएंगे। आप अब ईडी फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करें, कौन कौन से लोगों की नीड्स को केटर करते हैं? सिर्फ छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं या यंगस्टर्स भी मौजूद हैं? सबसे पहले मैं इस चीज़ की आपके सवाल की वजाहत करता हूँ कि ईडी फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में वैध एक ऐसा अदारा है जो किसी से पैसे मांगने के लिए नहीं जाता। ठीक है। ठीक है। मकसद है खुद लोग ईदी पे एतमाद करते हैं। ईदी पे एतमाद नहीं करते, ईदी के जो काम है प्रैक्टिकल कर रहे हैं ईदी, उस पे एतमाद करते हुए लोग हमें पैसे देते हैं। पूरे पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, आपको पता है कोई हीरोइन का होता है, कोई किसी बीमारी से होता है, रोड पे पड़ा हुआ होता है, कोई उसे अपने अजीज तक उठा के नहीं लेके जाते, उसके साथ स्मेल आती है, बदबू आती है उससे। ईदी फाउंडेशन एक वैध ऐसा अदारा है पूरे पाकिस्तान में, उसे उठा के लेके जाते हैं, उसकी गुस्ल वगैरह करते हैं, तदफीन करते हैं, उसे बाकायदगी से बनाते हैं। इसी तरह कोई माजूर रोड पे पड़ा हुआ है या एक्सीडेंट में हो गया है, उसके बाद कोई भी वाली वारस नहीं है, ईदी फाउंडेशन उसे बाकायदा अस्पताल में लेके जाती है, उसका इलाज वगैरह करती है। उसके बाद हर बड़े शहर में हमने ईदी होम बनाए हुए हैं, वहाँ पे इन्हें बाकायदा हम दाखिल कर लेते हैं। ईदी होम्स के अंदर आप बच्चों को, यंगस्टर्स को, किसी भी उम्र के
शख्स को कर लेते हैं दाखिल? बिल्कुल, किसी उम्र का भी हो, उसमें हमने अलग अलग वहाँ पे शोबे बनाए हुए हैं। बच्चों के लिए अलग है, बच्चियों के लिए अलग है, मजदूरों के लिए अलग है, जो पागल हैं उनकी अलग बनाए हुए है, जो ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, जिन्हें उनकी औलाद नहीं संभाल सकती, वो ईदी फाउंडेशन के हवाले कर देती है। इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या हो सकती है कि बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे हैं तो वो कहते हैं जी आप हमसे पैसे ले लें, हमारे वालिदैन को आप इनकी कफालत करें। बिल्कुल, और ऐसी औलाद तो बदनसीब है ना कि माँ बाप की खुद शफ़क़त से महरूम हो रही है। ऐसी बच्चियां भी हैं जो किसी वजह से घर से निकल आती हैं, उन्हें ईदी फाउंडेशन शेल्टर देती है, हर किस्म का देती है। उसके बाद उनकी शादी वगैरह की जो जिम्मेदारी है वो भी ईदी फाउंडेशन उसके साथ। अच्छा, मैं डिटेल में भी आपके इदारे के बारे में और पूछूंगी। सिद्दीक साहब, आपका इदारा किन किन लोगों की जरूरियात को पूरा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। ये अदारा 1943 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पर कायम हुआ। ठीक है। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो कौमी तामीर नौ में शिरकत करना है। ठीक है। अब जो हमारे पेशरो थे उन्होंने कौमी तामीर नौ के लिए दो जो हैं वो शोबे चुने, एक वेलफेयर का और एक तालीम का। वेलफेयर में उन्होंने ये देखा कि जो डाउन ट्रेडन या जो लोअर तबके के लोग हैं उनके यहाँ जो ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, बेसहारा हैं, या ऐसे गरीब वालिदैन हैं जो उनको कफालत नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ से पिकअप किया गया और उनके लिए फिर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी और तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया गया ताकि उनको हम एक अच्छे शहरियों की तरह उनको परवान चढ़ाएं, वो मुफीद शहरी बने और वो अच्छे मुसलमान बने और अच्छे पाकिस्तानी बने। सही। तो इस तरह जिस वक्त ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ा तो उसके बाद अंजुमन ने 6 वेलफेयर सेंटर कायम किए हैं, 2 रावलपिंडी में और 4 देहात में। और उनमें इस वक्त 1100 यतीम और बेसहारा बच्चे हैं, जिनमें ज्यादातर यतीम हैं लेकिन गरीब वालिदैन के बच्चे भी हैं और उनकी उम्रें 5 से 15 साल की होती हैं। और उन्हें हम तालीम भी देते हैं, उन्हें हम मजहबी तालीम भी देते हैं और उन्हें हम टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं। हर तरह की जो है आप उनको वो इक्विप कर देते हैं। तो कोशिश ये होती है कि वो बड़े होकर एक मुफीद शहरी भी बने, अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी, और दूसरे ये है कि वो अच्छे मुसलमान, मुतवाज़िल मुसलमान बने। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, मैं आपके इदारे के बारे में जानना चाहूंगी, ब्रीफ जरा थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, आपका इदारा जो है किन किन लोगों की जरूरियात को पूरा करता है? हम लोगों ने 2007 में शुरू की थी एज अ ट्रस्ट। ठीक है। ये बेसिकली यूथ ओरिएंटेड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। सैडली लोग जब नाम सुनते हैं एनजीओ का तो लोग कहते हैं ये तो कोई मनी स्नॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। 2 नंबरी है ना, इधर तो 2 नंबरी, यहाँ तो 2 नंबरी हो रही है। तो वी मेड श्योर कि अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे तो इट इज एक्चुअली कंप्लीट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नो एडमिन चार्जेस। वट एवर वी कलेक्ट, हम जो चीज कलेक्ट करते हैं, जो डोनेशन कलेक्ट करते हैं, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपने मुख्तलिफ कॉजेज में लगाएं। अब 2007 से लेके 2012 तक माशाल्लाह लोगों का बिलीव बना, ट्रस्ट बना, एतमाद बना। वी हैव ग्रोन एज अ टीम, वी हैव ग्रोन एज अ फैमिली। हम लोग एक्चुअली कोशिश, हमारे 3 मेन टारगेट्स हैं सिंस आई एम अ डॉक्टर रिलेटेड टू फील्ड ऑफ मेडिसिन। एक हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ में हम कोशिश करते हैं कि एवरी 60 डेज हम फ्री मेडिकल कैंप्स, ठीक है, फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स और फ्री अवेयरनेस कैंप, आम लोगों की अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स कंडक्ट करें। और आपका नॉन प्रॉफिटेबल है? नॉन प्रॉफिटेबल, बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल। अच्छा सही। अच्छा इसार साहब, अब आपने तमाम इन लोगों की बात भी सुनी, मेरे पास एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की एक शीट भी पहुंची, तो इसमें पाकिस्तान इज कंसिडर्ड अमंगस्ट वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर इतनी चैरिटेबल नेशंस हैं और हम लोग इतनी डोनेट करते हैं, इतनी, तो गुर्बत तो हमारे मुल्क से खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन गुर्बत वक्त के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। लोगों के पास एक वक्त खाने की रोटी नहीं है। देखें, इसमें मैं पहले तो ये कोशिश करूंगा कि इसका फलसफा हम डिस्कस करें कि ये चैरिटी का फलसफा क्या है, और फिर क्योंकि हर चीज़ की एक फिलॉसफी होती है और जब आप वो काम कर रहे हैं अगर वो फिलॉसफी पर पूरा नहीं उतर रहा तो उसकी आउटकम से आपको पता चल जाएगा। इसकी फिलॉसफी जो है वो एक तो इंडिविजुअल है और एक कलेक्टिव है। इंडिविजुअल ये है कि जी इंसान जो है वो 2 चीज़ों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। आप ये देखिए कि जी 20 बरस पहले जो मेरा जिस्म था उसका कोई टिश्यू, कोई सेल अब मेरे अंदर नहीं है। साइंस ये कहती है कि ये बिल्कुल नया हो गया, यानी वो असरार अयूब जो 20 बरस पहले एग्जिस्ट करता था फिजिकली अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके बावजूद देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी इन बिटवीन मी,
कि मैं जो काम 20 बरस पहले किए थे आज भी मैं उन्हें ऑन करता हूँ। तो इससे सब लोग कहते हैं कि ये एक रूह है। ठीक है। तो अब जो जिस्म है, जब आप कोई चीज खुद खाते हैं या खुद लेते हैं तो आपका जिस्म परवान चढ़ता है, लेकिन जब आप कोई चीज किसी दूसरे को देते हैं तो आपकी रूह परवान चढ़ती है। मिसाल के तौर पर एक रोटी है मेरे पास, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी, मैं रोटी खुद खा लेता हूँ और पानी का गिलास खुद पी लेता हूँ, तो मेरा जिस्म परवान चढ़ेगा और मेरी दुनिया अच्छी होगी कि जिस्म का ताल्लुक दुनिया से है। लेकिन अगर यही रोटी और पानी में किसी प्यासे और भूखे को पिला दूंगा तो मेरी रूह परवान चढ़ेगी और मेरी आखिरत अच्छी होगी। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल है फिलॉसफी जो है इस चैरिटी की। अब अगर कलेक्टिव लेवल पर आए तो जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं तो वो ये कहते हैं कि जी जब इंसान सोशलाइज हुआ तो इंसान जो है उसके अंदर इनबिल्ट दो चीजें हैं। एक तो ये कि वो सोशलाइज हुए बगैर नहीं रह सकता, इसकी मुख्तलिफ कॉजेज मुख्तलिफ लोग बताते हैं, सोशल एनिमल ना, एज सिंपल एज। और दूसरा ये कि उसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ भी है, यानी वो मुफाद परस्त भी है, सेल्फिश है। ठीक है। तो जब ये दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी उसके एट्रीब्यूट्स थे कि एक तो वो सोशलाइज हुआ और सोशलाइज होने के लिए के साथ वो सेल्फ इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करता था, तो इससे क्लैश सोसाइटी में पैदा हो गया। तो इससे एक जरूरत महसूस हुई कि एक लॉ बनाया जाए कि इस क्लैश को सो एक लॉ बन गया। फिर लॉ को जो अमीर लोग थे उन्होंने पैरों तले रोना शुरू कर दिया। जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जिसका मकसद इस कानून पर अमल दरामद करवाना और वो सबसे ताकतवर हो। तो इससे एक स्टेट बन गई। जब स्टेट बन गई तो तमाम जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे उन्होंने उसे अपने रिसोर्सेज से पावरफुल करना शुरू कर दिया। फिर जब स्टेट बनी तो वो तो एक बेजान चीज थी, भाई अपनी अथॉरिटी एग्जीक्यूट कैसे करे, तो फिर हुकूमत की जरूरत महसूस हुई। जब हुकूमत बनी तो फिर एक नेशनल प्रायोरिटीज तय की गई और उन प्रायोरिटीज के तहत सिस्टम्स बनाए गए जो उन मिसाल के तौर पर आपका एजुकेशनल सिस्टम है तो वो सिटीजन्स को पैदा करता है उस सोसाइटी के। सो उसको आपको हार्मोनाइज करना है अपनी नेशनल प्रायोरिटीज के साथ। सो इसमें ये देखा गया कि क्योंकि एक सोसाइटी इंटेग्रेटेड होती है और एक से इंडिपेंडेंटली दूसरा शख्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इस सोसाइटी में कई बार ऐसे होगा कि कई लोग यतीम रह जाएंगे, यानी अकेले रह जाएंगे, या कई लोग नीडी रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, उनका कोई ग्रुप नहीं होगा, उनका कोई या कोई मिस्कीन रह जाएगा। ये मैं कुरान की टर्म यूज कर रहा हूँ, यतीम और मिस्कीन। मिस्कीन उन लोगों को कुरान कहता है कि जो किसी हादसे की वजह से या किसी मोहताजी की वजह से वो अर्न नहीं कर सकते जो बाकी लोग कर सकते, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते। अब अगर इनको आप अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो पूरे की पूरी आपकी सोसाइटी फॉल कर जाएगी। एक वो सर्कल है ना, सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर का मुसलमान बाकी 11 महीनों में क्यों नहीं जागता, रमजान के महीने में क्यों ज्यादा जागते हैं और हम ज़कात ज्यादा से ज्यादा दे देते हैं और बाकी 11 महीनों में हम चुप करके बैठ जाते हैं, कमाते बहुत ज्यादा है लेकिन जब देने की बात आती है तो हाथ देने वाला रुक सा जाता है। क्यों रुकता है ये जानेंगे ब्रेक के बाद। आप कॉल इन कर सकते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताइए, आप कितनी चैरिटी देते हैं, कितनी देनी चाहिए, क्यों नहीं हम दे पाते, हम जब दूसरों की मदद करने की बात आते हैं तो हम अंदर से सेल्फिश क्यों हो जाते हैं बदकिस्मती से। ब्रेक के बाद जानेंगे, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, ये जो अभी मेरी बात जी, वेलकम बैक वंस अगेन। घर की बात आप देख रहे हैं सुंदर जमील के साथ। चैरिटी के हवाले से हम बात करें, सवाल यही था आप लोगों से, वही करूंगी ब्रेक पे जाने से पहले जो किया था। हमारा जो अंदर का मुसलमान है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम है मुसलमान, अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र है। हमारे ये जो मुसलमान है महीने पूरे साल के अंदर एक महीने के अंदर क्यों जागते हैं, हम ज्यादा नमाजें भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब चैरिटी की बारी आती है इस महीने में ज्यादा चैरिटी देते हैं, बाकी 11 महीने हम क्यों खामोश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से हम लोगों का वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि 70% ज्यादा सवाब कमाने वाला, तो मेरे ख्याल से वो सारे 11 महीने हम रिटेन करते हैं और वो 12वें महीने यूटिलाइज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे जब लोग चलते हैं तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि जी रमजान में करेंगे चैरिटी, जितनी चैरिटी, यानी कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम सेल्फिश हैं कि हम नेकियां कमाना ज्यादा चाहते हैं। हाँ, उसमें भी हम काफी हद तक सेल्फिश है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी सारी कौम ही ऐसी है, अच्छे लोग भी हैं। हर माशरे में अच्छे इंसान भी मौजूद है और बुरे इंसान भी मौजूद है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी ऐसा है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। पहले लोग नहीं मिले हुए, इंग्लैंड से जब लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने मुझसे फोन पे बात नहीं की हुई, उन्होंने मुझे देखा हुआ नहीं है, वो थ्रू मेल मुझे कांटेक्ट करके मुझ पे भरोसा करते हैं कि ये चल रहा है, ये इन पे हमें यकीन है। तो वो दोनों मैं कहूंगी दोनों हाफ चलती है। लेकिन ये कि थोड़ा सा लालच इंसान करता है मेरे ख्याल से रमजान में आके सवाब, थोड़ा नहीं कहीं तो बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों बाबर साहब की नेकियां ज्यादा कमानी है, सवाब ज्यादा मिलेगा, मतलब फिर यानी इसका मतलब है हम सवाब कमाने के चक्कर में दूसरों की मदद करने का हमारे अंदर उतना
अपना जज्बा नहीं है? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि लोगों की मदद करने का बहुत जज्बा है इस मुल्क में। ये हमारे यहाँ आप देखेंगे, हमारे दो ग्रुप हैं देने वाले, एक है आम आवाम और एक है वो लोग जिनके पास ज्यादा सरमाया है। तो जिन लोगों के पास ज्यादा सरमाया है वो एक खास तरीके से और पूरा साल देते रहते हैं। आम आवाम जो है वो आमतौर पर हम रमजान के महीने में देना प्रेफर करते हैं। शुरू में आपने एक बात की थी, मैं उसकी तरफ थोड़ी सी आपको तवज्जो दिला दूं। आपने कहा कि लोग हमारे इदारों पे ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से अफराद को देते हैं। देना भी, जितना देना इंपॉर्टेंट है उतना देने का तरीका कार भी इंपॉर्टेंट है। देने में एहतियात नहीं बरती जाती हमारे यहाँ आमतौर पर। ये भी हम सब का फर्ज है, तमाम देने वालों का फर्ज है कि देते हुए ये भी देखें कि किसको देना है। आप सड़क पे गुजरते हुए किसी को चैरिटी नहीं दे सकते, आपने सोच समझ के देना है, क्योंकि एवरी पेनी मैटर्स। आप ये देखें, अगर हम सिर्फ हमारी कौम जो है वो महीने में एक आदमी अगर 100 रुपया खर्च करता है तो तकरीबन हम महीने में 2 अरब रुपए की चैरिटी कमोबेश कर देते हैं, और ये 24 अरब रुपए की चैरिटी बनती है साल में। तो अगर इसको सोच समझ के दिया जाए तो इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। आपने पहले भी ये पॉइंट उठाया कि इतनी ज्यादा चैरिटी हो रही है लेकिन उसके असरात नजर नहीं आ रहे। तो उसके असरात इसी वजह से नहीं नजर आ रही। ये मेन वजह है, और ये स्टडीज में भी नोट की गई, हम देखने में भी है। हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सड़क के किनारे जाते हुए जब कोई खातून अपने बच्चे को उठा के हमसे 10-20 रुपए मांग रही होती है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि 4-6 माह का 1 साल का बच्चा वो पूरा दिन खामोश सड़क पे कैसे रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा सोया रहता सारा दिन। आपके घरों में, सबके घरों में बच्चे होते हैं, कभी कोई बच्चा पूरा दिन नहीं सो सकता। तो उन लोगों को नशावत दवाई दी हुई होती है। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और पता नहीं बच्चा उनका हो भी ना हो, किसी का उठा के लेके आए हो, कोई ये भी नहीं पता होता। कई ऐसे होते हैं सड़क पे, आपको सिद्दीक साहब आप अग्री करेंगे, बड़े ऐसे लोग होते हैं जो दिखाते हैं कि उनका हाथ नहीं है, उनका बाजू नहीं है, टांग नहीं है, और बाद में पता चलता है जी, मैंने खुद विटनेस किया कि वो दूसरे कोने में जी वो एक दफा एक मांगने वाला वो अंधा बना हुआ था, दूसरे सिग्नल पे गई हूँ, अगले दिन गई हूँ तो जी देखा तो उसकी टांग नहीं थी, नजर आ रहा था उसको। यानी ये इन्होंने पेशा बनाया हुआ है। हाँ, ये तो पेशा बनाया हुआ है। इस सिलसिले में जो बड़ी मशहूर बात है कि एक अंधा जो बैठा हुआ होता था, तो एक दिन जो आदमी गुजरा तो उसने कहा कि यहाँ एक अंधा बैठा होता था, तो आज तुम बैठे हुए अंधे, कहने वो फिल्म देखने गए हैं जी। तो इसलिए ये तो बड़े ढंग है, रोंग है। लेकिन जो इस्लाम में जो कंसेप्ट है चैरिटी का, वो अनफॉर्चुनेटली हम हर एक अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उसकी वजह, इसी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल्स को देना है, ये जिस तरह इन्होंने फरमाया, ये मेरा ख्याल है कि हमें सोच समझ के देना चाहिए। और फिर इस्लाम के अंदर जिस तरह इन्होंने फरमाया था कि एक ज़कात का सिस्टम है। अगर कोई ऐसी वेलफेयर स्टेट हो जिसमें कि ज़कात को बाकायदा जमा किया जाए, क्योंकि इस्लाम का एक अपना माशी निज़ाम है, अगर हम उसको सही तरीके